स्क्रैप बडी क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो हम आपके यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाते हैं, उसको एक सही जगह पे ले जाके रिसाइकल किया जाता है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फैसिलिटी के अंदर ही। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को भी रोक रहा है। अगर आप कल के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हो तो आज आपको रिसाइकल करना ही पड़ेगा। सर एक बार बात करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो की। तो मेरे केस में तो एक वो वाला, भाई तू वहां से पढ़ाई करके आके दोबारा कबाड़ी बन गया। हाँ, तो लंदन से पढ़ के आया और कबाड़ी बन गया। क्या है ये? हाँ, तो स्क्रैप की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉस्ट कम करता है वो नई चीज बनाने की। और मैं इस काम की बात करूं तो अगर ये काम करने वाले सारे वर्कर काम बंद कर दें तो शायद इंडिया की सारी जनरेशन जो अभी है सब खत्म, सांस नहीं ले पाएगी। बिल्कुल। उनके कम्युनिटी में हर चौथे पांचवें बंदे को एड्स है। क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि एआई कहीं ना कहीं आपके पूरे बिजनेस मॉडल में ये हेल्प करेगा, एड ऑन कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है? तो एआई तो मतलब धीरे धीरे हर जगह पे आएगी ही और आनी चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। ऑन डेली बेसिस, ऑन एन एवरेज, स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया था बिजनेस, कितने वेस्ट आप ऑन डेली बेसिस कलेक्ट करते थे? आज ऑन डेली बेसिस कितने वेस्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं? पर ये बहुत कम है, मतलब आपको सुनने में ऐसा लग रहा है ये अभी दिल्ली का 1% भी नहीं होगा। एक बंदा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, बिल्कुल, उसको 200 रुपए की कबाड़े से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी वगैरह, ले जा। क्या आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिला आपके इंटायर बिजनेस में? वेलकम टू द चेंज मेकर शो। एक नए एपिसोड के साथ हम फिर से वापस हैं और आज फिर से हमारे साथ हैं फाउंडर्स। जब बात फाउंडर्स की होती है, को फाउंडर्स की होती है, तो बातें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्टअप की होगी। आज एक ऐसा बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको कभी भी, शायद बहुत टाइम पहले, हमने कभी बिजनेस के रूप में देखा ही नहीं था। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये हम सब ने सुना होगा, बट ये कभी एक बिजनेस मॉडल में बन सकता है, ये हमने सोचा नहीं था। आज हमारे साथ हैं स्क्रैप बडी के ओनर सचिन गर्ग। और सचिन गर्ग ने बहुत ही ज़ीरो से शुरुआत की आज से 4 साल पहले, और आज उनकी कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेशन कर रही है। सो आज हमारे साथ हैं सचिन गर्ग। सचिन गर्ग स्क्रैप बडी के फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत 4 साल पहले करी थी। ये लंदन से पढ़ाई करके इंडिया वापस आए स्क्रैप बडी की शुरुआत करने, और आज हर घर से ई वेस्ट मटेरियल का कलेक्शन इनका काम है और इनकी कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेशन कर रही है। बाकी की सारी डिस्कशन के लिए आप बने रहें हमारे साथ। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए सर, ये हमारा सौभाग्य है। सर मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले, टेक्नोलॉजी बहुत बदलती गई समय के साथ, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हुआ, और कभी सोचा भी नहीं था बचपन में कि ऑनलाइन कबाड़ी वाला जैसा भी कोई चीज़ होगी जो आएगी आने वाले टाइम पे। आप को फाउंडर हैं स्क्रैप बडी, ऑनलाइन कबाड़ी वाला के, तो मैं समझना चाहूँगा ये एंटायर मॉडल स्क्रैप बडी क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो शुरुआत समझने के लिए शुरुआत से भी पहले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये कंपनी एक हमने शुरू करी थी 2019 में। ओके। उसके अंदर हम लोग कबाड़ी वालों से मेटल स्क्रैप सिर्फ खरीदते थे। ठीक है। उसको अलग अलग चीजों में, अलग अलग क्वालिटीज में सेग्रीगेट करते थे। ओके। और जब वो एक बड़ी क्वांटिटी बन जाती थी तो उसको रिसाइकलर को दे देते थे। ठीक है। तो बहुत कम क्वांटिटी से हमने शुरू किया। ओके। पर बहुत कम टाइम में हम लोग मतलब डेली का 1 लाख किलो करने लगे। 1 लाख किलो डेली, 100 टन। तो हमको ये पता चला कि भाई डिमांड तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। अब होता क्या है ना, जब भी कोई नया सामान बना रहा है तो उसको उसकी बनाने की कॉस्ट जितनी रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है उससे लगेगी, उससे बहुत कम पड़ेगी अगर वो स्क्रैप से बना रहा है। बीइंग इट मेटल, बीइंग इट पेपर, बीइंग इट प्लास्टिक, एनीथिंग। ठीक है। तो स्क्रैप की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉस्ट कम करता है वो नई चीज बनाने की। उसकी सप्लाई बहुत कम है क्योंकि चाहिए सबको, है लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल, क्योंकि आधे से ज्यादा तो लैंडफिल्स में पड़ा हुआ है, ओशियंस में बह जाता है, तो खत्म हो जाता है सब कुछ। तो ये पता चला भाई डिमांड तो है बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद एक दिन जर्नली एक स्टोरी फिर यहाँ पे लीड करती है, ये वाली चलते चलते ये पता चल चुका था कि भाई ये है इस चीज में दम, पर बहुत ज्यादा नहीं सोचा था उसके आगे। तो एक भलसाना लैंडफिल साइट है दिल्ली के अंदर, बाईपास पे। वहां गए हुए थे हम लोग मिट्टी खरीदने के लिए। हमको अपने एक जगह पे मिट्टी डलवा के उसको लेवल पे लेके आना था, और वहां पे वो लोग
क्योंकि सारे उसमें से मिट्टी सेपरेट करने का काम करते हैं लैंडफिल साइट पे, तो वहाँ पे सस्ती मिल जाती है और मिल जाती है। बिल्कुल। तो हम वो वहाँ गए थे लेने के लिए। तो अंदर कोई और मेरे साथ गया जो गया था, मैं बाहर ही था। ठीक है। और मतलब ऐसे ही पता नहीं क्यों नॉर्मल। मैं इधर उधर घूम रहा था, बाहर ही बदबू थी, गंदा था। अच्छा अच्छा। तो मैं थोड़ा बाहर की तरफ घूम रहा था, तो वहां पे झुग्गियां बनी हुई थी, जो वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के भी लोग थे काम करने वाले। वैसे तो पूरा फॉर्मल है वहाँ पे, ओके सरकारी लोग ही हैं, पर इनफॉर्मल सेक्टर के भी काफी वर्कर्स थे वहाँ पे। ओके। उनका क्या काम था अपनी रोजगारी कमाने के लिए, कि हम जी वेस्ट के अंदर घुसते हैं, जो कूड़ा होता है, और इसके अंदर से जो हमारे काम की चीज होती है, प्लास्टिक की बोतल या मेटल की कोई कैन या लोहा, ये हम निकालते हैं और उसके बाद वो बेचते हैं, उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, तो वो कूड़े के अंदर जाते हैं? कूड़े के अंदर घुसना पड़ेगा उनको वो करने के लिए, हाथ अच्छा। डालने पड़ेंगे, कह लो पैर डालना पड़ेगा, कुछ भी। ओके। तो ऐसी बात करते करते अब पता चला, आपको मैं बताऊं, ये कहीं आपको स्टडी वगैरह में शायद नहीं मिलेगा। कोविड के समय पे उनके यहाँ पे जो डेथ हुई उनकी कम्युनिटी में, कह लो, ओके। तो अगर 10 डेथ हुई है, तो सिर्फ एक कोविड की वजह से हुई थी, कोरोना की वजह से। 9 हुई थी एड्स की वजह से, जो उनको उस कूड़े में घुसने की वजह से मिलता है। उनके कम्युनिटी में हर चौथे पांचवें बंदे को एड्स है बेसिकली, बिकॉज वो उसके अंदर जा हाँ रहे हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लग जाता है और वो भाई फैल तो उसके बाद जाती है, पर फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं कि हमारे कमाने का जरिए ये क्या करें। भाई सुई लग जाती है, कोई ब्लेड लग जाता है। मैं कहा यार ये तो क्या हो रहा है, मतलब इस चीज के लिए इसके अंदर तक घुस रहे हैं और ये है, तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है। प्लस एक माइंड में वो था ही कि सप्लाई अनलिमिटेड, वो सब वाला तो मेरे को पता ही था, मैं ऑलरेडी काम ही कर रहा था स्क्रैप इंडस्ट्री में। तो वहां से फिर इस आइडिया की जनरेशन हुई कि भाई हम क्यों ना ओन फोर्स ही सब कुछ अलग कर दें, कि ये कभी लैंडफिल में ही ना जाए, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं ना, उनके लिए तो कूड़ा है। अब आपके घर पे सारा दिन क्या कहते हैं, अमेज़न के बॉक्स आते हैं, उसका गत्ता आता है, जोमेटो के बॉक्स आते हैं, उसका प्लास्टिक आता है, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसकी बोतल है, क्या है, वो सब आप कूड़े में ही डालते हो, कूड़े में डाल रहे हैं। हाँ। कूड़े वाला ले जाता है। बिल्कुल। ड्राई वेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और सारा जाके लैंडफिल में। बिल्कुल। जबकि जो चीज रिसाइकल हो सकती है, वो ओन सोर्स ही अगर निकाल ली जाती है, तो ही वो बेस्ट तरीके से रिसाइकल करी जा सकती है, नहीं तो नहीं करी जा सकती। क्योंकि भाई वो सेपरेट तो बाद में भी हो जाएगा, बट देन उसका इतना खराब हो चुका होता है वो प्लास्टिक, कि उसकी जो रिकवरेबल वैल्यू रहती है वो 10% ही बच जाती है, और सब कुछ तो रिकवर हो ही नहीं सकता। तो फिर वहां से इस चीज की जनरेशन हुई कि नहीं भाई, हम तो एक काम करेंगे, हम घर घर तक पहुंचेंगे और जो भी रिसाइकल हो सकता है सब उठाएंगे। पहली बात तो जो 3-4 स्टेप है वो एलिमिनेट होंगे। तो एक बिजनेस परस्पेक्टिव था। बिल्कुल। और एक ये था कि हम वहीं से सप्लाई चेन को जब वहीं से कट ऑफ कर देंगे, वेस्ट जनरेशन की ही सप्लाई चेन को जब हम कट ऑफ कर देंगे, जब वो कूड़े में ही नहीं गया तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर तो वो क्या कहते हैं, जो सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जैक्ट मीनिंग है, राइट, कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, कि भाई हम जो भी कुछ रिसाइकल हो सकता है वो रिसाइकल में ही जाना चाहिए, वेस्ट होने की जगह। तो फिर इन सब का कॉम्बिनेशन करके स्क्रैप बडी के आइडिया की जनरेशन हुई कि भाई हम ऐसे वहां से करेंगे। आपने शुरुआत कर दी इसकी। हाँ। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को भी रोक रहा है, और नो डाउट आपने जैसी स्टोरी बताई कि कितनी लोगों की जिंदगी का भी सवाल है यहाँ, तो वह उन लोगों को भी कहीं ना कहीं, बट इससे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इन टर्म्स में दूसरे उस पर बात करूं, कि अगर वो उसमें नहीं जाएगा तो क्या वो लोग कोई और जॉब ढूंढेंगे? क्या उनका वो माइंडसेट है कि वो और जॉब ढूंढेंगे? हम उनको बेरोजगार नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब देखो, ये जो वेस्ट उठाने का जो स्किल है ना, इसको सेपरेट करने का, उठाने का, ये सबके पास नहीं, और हर लेवल करती नहीं। बिल्कुल सही बात। तो अभी भी ये काम करेंगे वही, पर अब वो कूड़े में से नहीं निकालेंगे, वो डायरेक्ट घर से ले लेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट देन इवेंचुअली काम वही करेंगे, उनको जॉबलेस नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप उन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से, उनका अपग्रेड कर रहे हैं, आ जाए, अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत कमाल, बहुत ही बढ़िया काम है सर ये तो। हाँ। तो सर स्क्रैप बडी आपने शुरुआत करी, अब मैं इसका थोड़ा सा एक पैटर्न समझना चाहूंगा और अपने यूजर्स को भी समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से, अगर मैं एक यूजर हूँ, ऑब्वियसली एवरीवन इज यूजर, मुझे लगता है आपके प्रोडक्ट के तो हर कोई यूजर है। तो मेरे घर पे जैसा आपने भी एग्जांपल दिया, हर दिन कोल्ड ड्रिंक की बात कर लूँ, अमेज़न की डिलीवरी की बात कर लूँ, ज़ेप्टो बात कर लूँ, किसी भी चीज़ है, हर दिन कहीं ना कहीं प्लास्टिक या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें तो घर पे आ रही हैं, उसे हम फिर से वापस डाल देते हैं और वो फिर से कूड़े में चला जाता है। तो मी एज अ यूज़र, अगर मैं चाहूँ कि मैं उस वेस्ट को बचाऊँ, और बचा के इन द सेंस कि मैं आपके थ्रू एक सही जगह पे उसे पहुंचाऊं, जिससे कहीं ना कहीं कम्युनिटी की भी हेल्प हो और पॉल्यूशन भी कम हो, तो फर्दर स्टेप क्या है एज अ यूजर? बहुत ही सिंपल रखा हुआ है हमने। मतलब हमारी ऐप
ऐप पे आप जा सकते हैं, हमारी Okay. वेबसाइट पे जा सकते हैं, scrapbuddy.in के नाम से हमारी वेबसाइट है। ठीक है। तो उस पे जाके सिंपल स्टेप है, आपको जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये मुझे बेचना है, प्लास्टिक, पेपर, ई वेस्ट, जो भी है आपके घर में। उसके बाद अपना नंबर रजिस्टर करिए, अपना एड्रेस डालिए, अपना कन्वीनियंट टाइम स्लॉट देख लीजिए कि ठीक है। मुझे इस दिन पिकअप करवाना है। आप बस वो शेड्यूल कर देंगे, हमारी तरफ से आपको एक कॉल आ जाएगा कि सर एग्जैक्ट कंफर्मेशन है, इस समय पे हम लोग आएंगे, Okay. इस टाइम स्लॉट के बीच में। और हम आते हैं, आपको उसके लिए पे करते हैं पहली बार। उस चीज अच्छा। हर जैसे आप कुछ भी है उसके हमारे प्राइस लिखे हुए हैं, हम Okay. फ्री में भी नहीं लेके जा रहे हैं, हम उसके लिए पे भी कर रहे हैं कि इंसेंटिव है कि भाई आप मत फेंको, आप बस अपने घर पे अलग कर लो। तो उस चीज का इंसेंटिव है कि हम पे भी कर रहे हैं उस चीज के लिए, क्योंकि Okay. हम भी तो बेचेंगे ही उसको आगे। हम्म। तो ये आपको पे करेंगे, वही आपके सामने वेट करेंगे, उस चीज को पे करेंगे और फिर उसको हमारे सेंटर पे हम लोग ले आएंगे। पिकअप करके फिर आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ। इसमें सचिन भाई मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद एक चैलेंज की मैं बात करूं, ऑल्दो शायद ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ ना हुआ हो, बट एक माइंडसेट की मैं बात करना चाहूंगा। सपोज मेरे घर पे बहुत ज्यादा स्क्रैप नहीं है, लाइक मे बी 1 kg हार्डली, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ वो भी, या उससे भी कम, मान लो 2 बॉटल्स ही है मेरे पास, एक छोटा सा एग्जांपल, और अगर मैंने पिकअप कर लिया, डू यू चार्ज एनी अमाउंट आने के नहीं लिए? नहीं हो नहीं पाता, अभी हम उतनी डिटेल में नहीं पहुंच पाए हैं, ओके, क्योंकि एक लेबर कॉस्ट है जिसको कवर करना पड़ता एग्जैक्टली। है ना, कि वो वहां पे जा रहा है पिकअप करने के लिए कैसे है स्पेशल उस नहीं पे। है? ठीक है, व्हीकल, हाँ। तो हमने एक मिनिमम वो रखा हुआ है, क्योंकि हमने पर ठीक है, केजी के या पर पीस के सारे प्राइस उसमें लिखे ही हुए हैं। ठीक है। तो हमने एक मिनिमम वो रखा हुआ है कि भाई 150-200 रुपए तक का सामान है, मतलब 10-15 किलो न्यूज़पेपर भी है आपके पास, तो भी हम आ जाएंगे। उतने पे भी हम आ जाएंगे। अच्छा, फिर एक मॉडल है हमारा जिसके अंदर हम पूरी सोसाइटी से कोलैबोरेट कर लेते हैं कि ये भी सोसाइटी अच्छा है। उसमें हमको एक टाइम दे हाँ, देती है कि बिल्कुल, आप इस वीकेंड पे आ जाओ। बिल्कुल सही बात। तो वहां पे फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास अगर 2 बोतल भी है तो वहां तो हम फिर वो भी ले लेते हैं, वो तो क्योंकि हम हम हर डोर स्टेप पे जा ही कंबाइन रहे हैं। कर रहे हैं, तो वहां पे आपका कहीं ना हाँ कहीं लेबर कॉस्ट निकल हाँ, ही तो जाएगा। उस चीज का फर्क है। पर आप सेपरेट बुक करेंगे तो एक हमने मिनिमम स्लॉट रखा हुआ है कि 200 रुपीज तक का वो हो जाना चाहिए, ओके। तो फिर हम आके पिकअप कर लेंगे। आपका जो ये मेन, आप भी कहीं ना कहीं तो सारे स्क्रैप कलेक्ट करके फिर हाँ एक जी, जगह पे रखते होंगे, वो बिल्कुल। कहाँ पे है? तो ये ऐसे है कि हमने पहले तो एक छोटे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स हमारे हैं, ओके, स्टोर कह लो, वेयर हाउस कह लो, यार्ड कह लो, कुछ भी। जी, आपके पहले एक लोकल एरिया में वहीं पे जाके इकट्ठा होगा, ठीक वहाँ है। पे उसकी सॉर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी एक गाड़ी चलती है जो उन्हीं जगहों से बस इकट्ठा करते हुए उसको सीधा रिसाइकलर के पास ले जाती है। ओके, दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको वापस अपने एक सेंट्रलाइज्ड हमारा यार्ड है वहाँ मंगानी पड़ती है। ओके। वहाँ आती है, वहाँ पे फिर उसकी जो भी सेपरेशन है या फिर एग्रीगेशन है वो सब होती है। फिर उसको वहाँ से हम लोग रिसाइक्लिंग के लिए भेजते हैं। फिर तो ये पूरा आपका ये प्रोसेस पूरा ऐसे। हमारा प्रोसेस इस तरीके ओके, से है। ऑलराइट, नाइस। सर मैं बात करना चाहूँगा एक बार, इंडिया की स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसका एक ड्रीम होता है हुँ, कि ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं बाहर जाके पढ़ना एक सपना है कि आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, यूएस जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यूएस या फिर यूके की बात कर लूँ, यूरोप की बात कर लूँ, कहीं पे विल गो देयर, विल हैव माय मास्टर्स या फिर कोई अदर डिग्री जो भी है वो करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसा देखता हूँ, जो एक रिसर्च भी कहता है कि जो स्टडी वीज़ा पे बाहर जाते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो बाहर ही सेटल भी हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत कम है जो इंडिया लौट के आते हैं। हुँ, आपके केस में जो थोड़ी पढ़ाई की है मैंने, मुझे ऐसा पता चला है कि सर आपने भी लंदन से पढ़ाई की है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी इन लंदन, यू हुँ। कंप्लीटेड योर कोर्स फ्रॉम देयर। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद इंडिया आने के पीछे एक क्या लॉजिक है? एक्चुअली ये जब मैं वहाँ पे था ना, तब वहाँ के लोग भी पूछते थे कि इतनी जल्दी क्यों वापस जाने की? क्योंकि मतलब कोर्स पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मतलब कि वीज़ा और 6 महीने तक का ओके, जो था, कि हाँ, मैं 9 महीने में ही क्यों वापस आ गया, हुँ, कि पढ़ाई पूरी होते ही। तो सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मुझे फैमिली से अलग नहीं रहना किसी भी हालत में। ओके, मतलब मेरे लिए तब भी यही था, आज भी ये है कि एनी डे मेरी जॉइंट फैमिली है। ओके, तो एनी डे मुझे कुछ भी मिल रहा हो, आई विल चूज़ कि वो 9 लोग जो एक साथ डिनर कर रहे हैं, मेरे को तो वो चाहिए, वो उसके चाहिए। अलावा कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। तो मुझे एक तो वो चाहिए था, और मैं गया भी बहुत उसी खूब, सोच से था कि मुझे तो साथ में ही रहना है, अलग तो बिल्कुल, होना ही नहीं है। दूसरा, फिर हम लोग शुरू से बिज़नेस फैमिली ही रही हैं, चाहे बहुत छोटा था या जो भी था, पर हुँ, हमारा बिज़नेस का ही कॉन्सेप्ट रहा है, स्टार्टिंग से, ठीक है? तो मुझे वो था कि वापस आके घर वालों ने इतने पैसे खर्च करके भेजा है, हुँ, तो उनके मन में भी उम्मीद होती है कुछ करेगा। हुँ, अब मैं वहीं सेटल हो गया, तो फिर उनकी उम्मीदों का क्या? हुँ, तो बिल्कुल। था शुरू से कि नहीं, अपना ही बिज़नेस करना है और उन्हीं का नाम बढ़ाना है आगे। बहुत बढ़िया। तो तो यही ये कहीं न कॉन्सेप्ट था। कहीं कॉन्सेप्ट था जिसके कारण आप हाँ, वापस आ गए। तो मैं कह सकता हूँ फैमिली इज़ योर वीकनेस?
और it's your स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यू कैन से, वीकनेस तो किसी की नहीं होती फैमिली। बहुत बहुत बढ़िया बात। फैमिली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर, अगर फैमिली साथ हो और फैमिली के लिए ये प्यार हो तो डेफिनेटली वो इंसान अच्छी जगह पहुंच ही जाता है। देखो फैमिली का तो सब कुछ होता ही है, उसके बिना आप कुछ भी आगे नहीं कर बढ़ सकते। सपोर्ट कौन करेगा? बिल्कुल, सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सर 2019 में आई गेस आप बाहर थे उस टाइम पे, और आपकी एक कंपनी है गर्ग सीमलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जहाँ तक मैं पढ़ पाया आपके बारे में, मुझे ये पता चला कि जब आप वाइल स्टडिंग इन लंदन, उस टाइम पे आप लंदन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, और उस टाइम पे यू वर मैनेजिंग योर बिजनेस फ्रॉम देयर, आउट ऑफ इंडिया रह के भी आप इंडिया के बिजनेस को वहाँ से मैनेज कर रहे थे। तो ये कितना वाइबल मैं कह सकता हूँ, या कितना ईजी था या कितना हार्ड था नहीं, आपके लिए? एक्चुअली में हार्ड नहीं था, क्योंकि मैं बताऊँ मेरा, हम सबके ना जैसे कि डिपार्टमेंट्स हमने पहले ही डिवाइड कर लिए ओके, कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ठीक ये है। काम करेगा। तो मेरा जो यूजुअली काम रहता है वो ये था कि जो इंटरनेशनल सारी हमारी परचेज थी मेटल्स या स्क्रैप की, तो वो मैं करता था। ठीक है। तो उसकी टाइमिंग वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मैच होती थी। यहाँ पे मुझे सुबह 4.5 घंटे वेट करना पड़ता है, शाम को 4.5 घंटे, जो यूरोप का डिफरेंस या फिर अमेरिका का, तो 12:30 1 बजे बिल्कुल, बात हो बहुत पाती है, ज़्यादा किसी से बात डिफरेंस है, करनी है हाँ। तो। वहाँ पे बल्कि ज़्यादा कंपैटिबल वो था कि अच्छे से बात हो जाएगी अपने शेड्यूल के हिसाब से ही, ओके, ऊपर नीचे टाइम नहीं करना, तो मेरे को ज़्यादा वो तो इट वाज कन्वीनियंट इजी वहाँ टू पे थी। मैनेज। हाँ, आपके लिए इजी था, आपने इजीली इसको मैनेज कर लिया। हाँ। ग्रेट। सर एक बार बात करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो की। बहुत छोटे से आपने शुरुआत करी, मैं कह सकता हूँ जीरो से आपने शुरुआत करी, बिकॉज आपने अभी जस्ट स्टोरी बताई, तो कहीं ना कहीं वो स्टोरी इंस्पायर आपको भी करती है, हमें भी करती है, और हमारे पूरे ऑडियंस को भी करती है। उस स्टोरी से आपने शुरुआत की, और आप उस टाइम पे कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं थी कंपनी में, बहुत छोटे से शुरुआत की। उस शुरुआत से आज 3 साल, 4 साल, 5 साल की मैं बात करूँ, एक बहुत ही अच्छे रेवेन्यू पे आप बैठे हुए हैं। आपका सर्कल भी बहुत बड़ा हो चुका है, आप दिल्ली एनसीआर को पूरा कवर कर रहे हैं, एंड आपने जैसा बताया कि आपके एक्सपेक्टेशन है कि आप और भी दूर-दूर में भी इसको कवर करें। सर ये पूरी जर्नी को, पाथवे को क्रॉस करने में, जब आपने इस जर्नी को क्रॉस किया, तो उस जर्नी में कहीं आपने ऐसा फ़ील किया कि आपने बहुत चैलेंजिंग पार्ट आया हो? यार ये तो बहुत चैलेंज है। हाँ, मतलब होता ही रहता है। देखो बिज़नेस के अंदर डेली नए-नए चैलेंज होते हैं वैसे तो। बिल्कुल। पर जो एक मेन चैलेंज होता है ना, वो ये होता है कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। हुँ। तो मेरे केस में तो एक वो वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके, बट देन वही वाला पॉइंट दोबारा बार-बार ये आ रहा था कि भाई तू वहाँ से पढ़ाई करके क्या क्यों आके आ दोबारा गया? कबाड़ी बन गया। हाँ, ये तो एक कहा यार इतनी पढ़ाई करके कबाड़ी बन गया, कोई कोई लॉजिक ही नहीं बैठा, कोई सेट ही नहीं हुआ कुछ भी। तो लंदन से पढ़ के आया और कबाड़ी कबाड़ी वाला बन बन गया, गया। क्या है ये? हाँ, तो उसको, उस सोच को अपोज करना ना एक बहुत सबसे हार्ड वही लगा कि उस सोच को कैसे वो करें। जैसे जब स्क्रैप बडी शुरू किया तब तो कोर वो हो गया बिल्कुल ही कि हम घर घर से उठा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो मैं ही जाता था, कोई रखा नहीं था कि पता भी अच्छा, चलेगा कैसे ओके। काम करना है, तो एक पिकअप करने मैं ही जा रहा था ओह वाओ! शुरुआत के हफ्ते। तो जैसे किसी के घर पे जा रहे हैं कि भाई तोड़ रहे हैं, हुँ, कबाड़ दे हुँ। दो, ये वो, तो उनका ट्रीट करने का जो तरीका था बेसिकली, तो बड़ा। और हालांकि जैसे मैं उनसे फिर जो बात करता था कि काम बढ़ाने के लिए अपने आसपास आप किसी को बोल दीजिए हम आए हैं, हमारी ऐसी कंपनी है, तो फिर उनके मन में और जागते हैं कि भाई कंपनी है, कबाड़ी, मतलब समझ में ही नहीं आ रही क्या क्या है चीज़ ये? है, वो है क्या, हाँ, ये क्या क्या मतलब है? है, ऑनलाइन कबाड़ी क्या होता है। तो फिर वो जब बात करते थे 2 मिनट तो समझ में आता था ऐसे ऐसे, तो फिर अगेन वही कह रहे कि फिर ये काम क्यों कर रहे हो, क्या काम हुआ। तो लोगों की सोच जो है ना, उनको लगता है कि बहुत नीच काम है हाँ, बिल्कुल। कि भाई जो आउट ऑफ इंडिया ऐसा हाँ नहीं है, मतलब एवरी वर्क इज़ वर्क। हाँ, इंडिया में लोगों को लगता है कि भाई आप कूड़े वाले हो, कबाड़ी हाँ, वाले हो, बहुत नीच काम लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल। मतलब किसी न किसी को तो ये काम भी करना ही है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो क्या नीच हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वेस्ट वर्कर, वो आपके लिए कूड़े के अंदर घुस के काम कर रहे हैं। और मैं इस काम की बात करूँ, तो अगर ये काम करने वाले सारे वर्कर काम बंद कर दें, तो शायद इंडिया की सारी जनरेशन जो अभी है, सब वो खत्म हो साँस नहीं जाएगा। ले पाएगी। बिल्कुल। आपके घर के अंदर आप सांस नहीं ले पाओगे, बिल्कुल, कूड़ा तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही क्या रहेगा। करोगे? कैसे कर पाओगे आप? आप 1 हफ्ते के लिए, मैं देखता हूँ कभी-कभी सोसाइटी में अगर स्ट्राइक हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो जो कूड़े रोड पे मिलते हैं या हाँ, इधर-उधर, वो माहौल ऐसा हो जाता है कि यू कैन नॉट पास फ्रॉम दैट वे। आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसे काम करने वाले वर्कर्स हुँ, का, जो अपनी जान, जो आपने बताया रिपोर्ट कि 1 कोविड से मर रहे हैं और बाकी 9 जो हैं वो हुँ। बिकॉज़ ऑफ इन्फेक्शन मर रहे हैं। वो अपनी हेल्थ, अपनी जान, इन सब चीज़ों को साइड करके वो कहीं न कहीं आपकी कम्युनिटी में आपकी हेल्प करने के लिए वो अब सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत-बहुत कमाल का काम है जो आपने शुरुआत की है, और स्क्रैप बडी के लिए मैं, मेरी बहुत अच्छे विशेज़ हैं कि ये बहुत आगे बढ़े। सर एक कंपनी है, उसका नाम है स्क्रैप अंकल। हुँ।
आपने ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं आपसे सिमिलर बिज़नेस मॉडल पे काम हुँ। करती है कंपनी। स्क्रैप अंकल को मैं क्या आपकी कंपनी का कॉम्पिटिटर कह सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में अगर आप अभी कहेंगे तो 2 ही कंपनी वैसे एक्चुअल में एक्टिव है, जी, स्क्रैप बडी एंड स्क्रैप अंकल। स्क्रैप अंकल। तो हाँ, कॉम्पिटिटर उनका भी सेम मॉडल है कि जी, दे आल्सो काइंड पिक ऑफ, अप ऑल काइंड ऑफ रिसाइक्लेबल्स। राइट। तो सेम ही है, बट आपको मैं बताऊँ, हमारी इंडस्ट्री में अभी कॉम्पिटिटर बोलने की जगह है नहीं। क्योंकि आपने बताया डिमांड एंड सप्लाई इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड डिमांड ज़्यादा ज़्यादा है। है, और सप्लाई को तो हमें 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 ही बढ़ाना है कलेक्ट करके। एग्ज़ैक्टली। अभी इंडिया के अंदर 80% रिसाइक्लेबल्स तो हुँ, कलेक्ट दोबारा हो ही नहीं पाते, रिसाइकल हो ही नहीं पाते। तो समझ रहे हो मार्केट कितनी बड़ी है। अभी तो ऐसी कंपनीज और चाहिए इंडस्ट्री बनाने के लिए। हुँ। सर एक बार बात करेंगे आपके जो भी एक मॉडल है, उस मॉडल में कहीं न कहीं आप प्रोडक्ट डोर टू डोर वहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हम्म हैं हम्म हम्म। और आपके डेफ़िनेटली काफ़ी बिज़नेस मॉडल्स भी होंगे जहाँ बिज़नेस से भी कलेक्ट कर रहे होंगे। ये रेज़िडेंशियल के लिए है या बिज़नेस या इट्स नहीं, ओपन फॉर सबके एवरीवन? सबके सबके लिए इट्स है, ओपन सबके फॉर लिए है, एवरीवन हाँ। राइट? ठीक है। और अल्टीमेटली आप उसको रिसाइक्लिंग के लिए ही भेज देते भेज हैं, रहे हैं। राइट। तो आपका ये पूरा एंटायर बिज़नेस मॉडल है। क्या ये सब स्टार्ट करने से पहले बैक इन 2019 मैं आज से 5 साल 6 साल पहले की बात करूँगा, क्या आपने रिसाइक्लिंग एक जो मार्केट है और आई कुड से कि एक जो ग्रोथ है रिसाइक्लिंग मार्केट में, आपने उसके बारे में स्टडी कैसे की और कहाँ से की? नहीं नहीं, स्टडी नहीं है यार, हमारे हमारा बहुत पहले से, जैसे मेरे पापा ने ये काम मतलब पहले जो कह लो हमसे एक स्टेप पहले या 2 स्टेप ओके। पहले के जो करेक्टर थे एक तरह हुँ। से, मेरे पापा ने 2004 या 6 में आई थिंक तब वो काम उन्होंने शुरू किया था। तो वो पहले किस साइकिल पे चीज़ जाते में? थे। अच्छा, हाँ, साइकिल पे जाते थे, फिर रिक्शा पे आने लगा। अरे वाह! तो पहले वो एक कलेक्टर रह चुके हैं। ओके। हाँ, तो उसके बाद हमने बस इसको एक अलग तरीके से शुरू आपने किया, एक इसको अलग ऑनलाइन मोड में बिल्कुल अलग क्वांटिटी पे ले गए हम आज की लोग। डिमांड मैं कह सकता हूँ, हाँ, आज की जनरेशन को जो हम चाहिए हाँ, उस ह अकॉर्डिंग आपने हमने इसको एग्रीगेशन शुरू करी, बट राइट। हाँ, वो कर रहे थे इस काम के अंदर, और मेरे हुँ। बहुत कम्युनिटी मेरी जानकार है जो ऑलरेडी मेटल स्क्रैप के अंदर काम कर रही थी। हुँ, हुँ। तो एक फ़ायदा था तो मुझे, कहीं और न आज भी कहीं मिलता है जिसका फ़ायदा उसका मुझे। फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। हाँ। तो मैं कह सकता हूँ आपको एक मेंटोरशिप भी घर में थी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारा कुछ वो घर के आपको पापा अंदर ही क्योंकि था। उनको हाँ, एक्सपीरियंस होगा, ही जस्ट गाइडेड यू फॉर हाँ, एवरीथिंग। बिल्कुल। सर मैं एक आहा मोमेंट की बात करूँगा। आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया लाइक हुँ, बैक इन अगेन मैं 4-5 साल पुरानी बात है अपनी, हुँ। तब से लेके आज तक की जो जर्नी रही आपकी, उसमें एक बेस्ट मेमोरी और द आहा मोमेंट मैं कह सकता हूँ कि ये वाला मोमेंट था बहुत प्यारा था। ऐसी कोई जर्नी आप शेयर करना चाहें या कोई ऐसी आह, स्टोरी हो दैट यू वांट टू शेयर? चलो तो 2 टर्म्स में बताता हूँ आपको। बिल्कुल। पहली जो थी, जो मेरे को लगा था कि ये बहुत अच्छी है, वो मॉनेटरी टर्म्स में थी। हुँ, हुँ। जब मैंने अपना पहला इम्पोर्ट किया, ठीक है, स्क्रैप का, तो उसके अंदर मतलब पहले इम्पोर्ट जो मैंने डे 1 पे जो मैंने डील करी थी, उसमें मैंने बिना इन्वेस्टमेंट करे उसके अंदर मतलब 10 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो गया था, ठीक 10 है। लाख रुपए का प्रॉफ़िट हाँ, था। डे 1 के उस पे। वॉव! क्योंकि मैंने किसी तरह उसको सोर्स कर लिया था, और सोर्स की ये मैंने बताया गेम है हमारे में हुँ, सेलर इज़ द किंग नॉट द बायर। ओके, बाकी बिज़नेस की तरह नहीं है स्क्रैप का बिज़नेस, ओके। ये अपोज़िट है बिल्कुल। तो मेरे को लगा था कि वो थी, बट देन जब स्क्रैप बडी शुरू किया, हाँ, हाँ। तो स्क्रैप बडी शुरू करने के बाद जैसे काफ़ी लोगों ने पहचाना, मिले, हुँ, हुँ। इंटरव्यूज़ वगैरह। तो एक काफ़ी अच्छा स्कूल था, उन्होंने इनवाइट किया कि हमारे बच्चों को प्लीज़ आके गाइडेंस दीजिए। राइट। गेस्ट लेक्चर की तरह हुँ, उन्होंने बुलाया। तो जब मैं पहली बार गया ना, वो एक मतलब सेमी सरकारी स्कूल टाइप था। हुँ, हुँ। मतलब आधा सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड ओके, हाफ बाय सम ऑर्गेनाइजेशन गॉट काइंड इट। ऑफ थिंग। चैरिटेबल तो इस ट्रस्ट टाइप कह का था, हाँ, सकते पर हैं। काफ़ी हाँ, अच्छा स्कूल था। ओके। तो वो छोटे-छोटे बच्चे जब क्या कहते हैं इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे थे, या हाँ, फिर हाँ, सर बोल के आ रहे थे, राइट। है ना? और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे। उन्होंने गिफ्ट दिए छोटे-छोटे अपने हाथों से बना के चार्ट वगैरह। तब लगा, मैं कहा यार ये कुछ है, मतलब बिज़नेस में कुछ हो ना हो मुझे नहीं पता, पर कुछ तो अच्छा कुछ किया तो है। अच्छा हो रहा है कि अगर लोगों को इतना पसंद आ रहा है, अगर बच्चों को मज़ा आ रहा है, उनको समझ में आ रही है कोई हाँ, चीज़ है, और मुझे ऐसी जगह पे बुलाया जा रहा है बिल्कुल, कि आके प्लीज़ हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल तो सही बात मतलब है। वो एक चीज़ लगी थी कि यार ये मतलब हाँ, कुछ तो है, कुछ बने ना बने बाद में देखेंगे, पर कुछ तो हो रहा है। बिज़नेस से फ़ायदा हो ना हो, ये फ़ायदा तो हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो तो ये वो कहीं एक न कहीं था। वहाँ आपको लग गया होगा हाँ, मेरा बिज़नेस तो प्रॉफ़िटेबल है। हाँ, कि ये है, ये इसके लिए शायद किया था, ये ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, राइट।
एक मैं प्लैनेट की बात करूं सर, तो डेफिनेटली आपका जो एक पूरा इंटायर बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट को फ्रेंडली बना रहा है। और पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्क्रैप इधर उधर फेंके जा रहे हैं जिससे कई पॉल्यूशंस हो रहे हैं। मैं बिल्कुल। एयर पॉल्यूशन की बात करूं, लैंड पॉल्यूशन की बात करूं, ये सारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे काम में हो जहां आप पूरे प्लैनेट को कहीं न कहीं सेव करने की एक छोटी-सी कोशिश मैं कह सकता हूँ आप कर रहे हैं। और इस इनिशिएटिव को मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं हर तरीके से हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है फॉर ग्रीन इंडिया, या फिर कह लो कि हर उसके तरीके लिए। से। क्या आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिला आपके एंटायर बिज़नेस मॉडल अभी पे? तक नहीं, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं ये जी। सवाल ना, पर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आया है। मतलब उनकी मैक्सिमम जैसे जो गवर्नमेंट की वैसे स्कीम्स है ना, हुँ, दे आर ऑन द वेट पार्ट कि ओके, मतलब जो वेस्ट जो घरों से निकल रहा है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है। ओके, अभी हम जो कर रहे हैं, हम पूरे ड्राई पार्ट पे हैं जो ओके, रिसाइकल हो सकता है। तो अगर उसकी कोई स्कीम है तो मुझे पता भी नहीं है, पर कोई अभी तक तो सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है। सर गवर्नमेंट आपने ट्राई किया कभी गवर्नमेंट को? नहीं किया। आपने भी नहीं किया? नहीं किया। ओके। टाइम ही नहीं है, मतलब सोचा ही नहीं उस तरफ। हालाँकि काफ़ी लोग बोल चुके हैं, पर नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक, मैं अच्छा, सच बताऊँ। कभी आपने उस काफ़ी सारे स्कीम्स हैं अभी तो गवर्नमेंट हाँ, के, पर आपने अभी उसमें कभी देखा नहीं, नहीं आपने देखा। ट्राई नहीं किया? नहीं। ओके। सर अभी अब एक टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा है मार्केट में और हर तरफ, हर फील्ड में कहा जा रहा है कहीं न कहीं उसकी हेल्प हो रही है और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा भी हो रहा है लोगों को, इज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, हुँ। एआई। आपको लगता है कि एआई कहीं न कहीं आपके पूरे बिज़नेस मॉडल में ये हेल्प करेगा, ऐड ऑन कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है? देखो, हमारे यहाँ पे ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो रूट कॉज़ है, वो है एजुकेशन एंड नॉलेज, बिल्कुल। ठीक है? अब बात ये है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तो सेकेंडरी है। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पता ही नहीं है कि फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए। हुँ, भाई घर के अंदर कबाड़ा है, क्या कहते हैं, रोज़ सुबह कब जो क्या कहते हैं गाड़ी आती है या फिर जो प्राइवेट जो भी आते हैं वो लेके चले लेके जाते हैं, चले किसी को जाते क्या हैं। फ़र्क पड़ रहा है हाँ, किसी चीज़ राइट, से। राइट, राइट। तो नॉलेज अगर उनको हो कि भाई वो जो फेंक रहे हैं, उसका एक्चुअली में क्या हो रहा है, हुँ, वो अलग करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के एक्चुअली में एमसीडी के रूल है, आपको ड्राई, वेट, हज़ार्डस अपने घर से ही अलग बिल्कुल, करना है और बिल्कुल। अलग ही देना, पर कोई नहीं करता, कोई नहीं कर रहा। ठीक है? तो अब एआई इसके अंदर सिर्फ इतना सा रोल अगर अपना निभा दे कि लेट्स से आज फेसबुक या इंस्टाग्राम या गूगल, हुँ, ये अगर लेट्स से ज़ोमैटो की ऐड कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? उसके अंदर ये कहीं डल जाए कि भाई ज़ोमैटो से जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद जो वेस्टेज बचेगी लेट्स से, वो वेट है तो आप प्लीज़ अलग रखिएगा, ड्राई है तो वो एक हुँ, छोटी-सी नोटिफ़िकेशन डाल दो मान लो, ओके। हर जगह पे। वो डे 1 पे किसी को नहीं दिखेगी, पर जब वो फ्लैश होती रहेगी हुँ, कंटीन्यूअसली, वो डोमिनोज़ में भी फ्लैश हो रही है, हुँ, वो अमेज़न पे भी फ्लैश हो रही है कि अमेज़न से जो जा अवेयरनेस रहा है बढ़ वो भी है। जाएगा वो। तो छोटी-छोटी बिल्कुल। चीज़ें हैं। उसके बाद फिर जो रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे तो फिर एआई धीरे-धीरे आएगा ही कि भाई वो उसको तो उस प्रोसेस को ऑटोमेशन में कैसे डालना है। हम हुँ, ही अभी हम इतना उसमें है कि एक-एक पूरी हम दिल्ली एनसीआर कवर कर रहे हैं देखो। और कोई यहाँ से ऑर्डर आ गया, कोई वहाँ से ऑर्डर आ गया, फिर जो हमारे कलेक्टर्स जाते हैं और जो हमारा बैक एंड मॉडल है, उन सबको एक सही तरीके से लेके आने में और बेटर करने के अंदर कि भाई लोगों को और आसानी हो सही तरीके से बुक करने में, या फिर हमको उसका पूरा स्टॉक कैलकुलेशन करने में, हुँ, क्योंकि हमारे में स्टॉक कैलकुलेशन बहुत मुश्किल चीज़ है, ओके। क्योंकि वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली एआई के तो मतलब धीरे-धीरे यूसेज बढ़ ही रहे हैं। हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो हम सोच भी नहीं सकते ना कि हमारा लेट्स से एक कहीं पे ये एक स्टॉक वैल्यू पड़ी हुई है कि हमें इसका यही बता दो। आप सिंपल आज चैट जीपीटी से इतना भी पूछ लो कि भाई मेरे पास ये है और मैं इसको कैसे करके सेपरेट करूँ या मैं क्या इसकी कैलकुलेशन करूँ, वो पूरा आपको सॉल्यूशन निकाल के दे राइट, देता है। राइट, राइट। बिल्कुल, तो एआई तो मतलब धीरे-धीरे हर जगह पे आएगी ही और आनी चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। काफ़ी हेल्प भी मिल रही है, काफ़ी हाँ। इंडस्ट्री लीडर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो है क्वांटिटी के ऊपर। आई एम श्योर हमारे सारे ऑडियंस चौंकने वाले होंगे इसके आंसर से। हुँ। माय क्वेश्चन इज़ कि ऑन डेली बेसिस एक वेस्ट मैनेजमेंट है आपका, वेस्ट आप वो कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं घर से। ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग में जब आपने शुरू किया था बिजनेस, कितने वेस्ट आप ऑन डेली बेसिस कलेक्ट करते थे? आज ऑन डेली बेसिस कितने वेस्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं? तो स्टार्टिंग में तो आप कह लो कि 100 किलो 10 किलो भी था, 100 किलो भी था। हम्म, अभी आप कह सकते हो कि वो बढ़ के
1.5 लाख किलो पे आ गया होगा डेली का। डेली का? हाँ वाह, 1.5 लाख किलो आप घर से, बिजनेस से, हाँ ओवरऑल ओवरऑल या ऑन डेली बेसिस? डेली बेसिस। तो यू कैन से 10-15 बड़े ट्रक्स। ओके, ऑन डेली बेसिस। हाँ पर ये बहुत कम है, मतलब आपको सुनने में ऐसा लग रहा है ये अभी दिल्ली का 1% भी नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं हाँ आप? वेस्ट जो टोटल ओवरऑल वो आइटम जिसको हाँ हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ अभी ये दिल्ली का 1% भी नहीं होगा, अच्छा, सिर्फ दिल्ली का भी वाह, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट है इतना हमारे है। पास। सर इस पे मुझे एक और चीज़, आपने जैसे बताया कि 1% भी नहीं होगा, इसमें मुझे बहुत कॉमन सी एक छोटी सी चीज़ याद आई। ई वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, हमारे हम्म घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं, हम्म बहुत लंबे टाइम से पड़े हुए हैं, और वी आर नॉट इन द सिचुएशन आई कुड से कि या तो हम उसे फेंक नहीं रहे हैं या हमें उसे फेंकना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ मेमोरीज हैं उसमें। अगर मैं अपने घर की भी बात करूँ, 80-85% ऑफ द थिंग्स नियर बाय जो भी हैं हमारे घर में, वो कहीं ना कहीं ई वेस्ट ही है। हम्म। इसका कोई एक पर्टिकुलर तरीका है या कोई एक आप पैटर्न बताएं जो क्या हम कर सकते हैं? आपकी एक्सपर्टीज देखो है इसमें। सबसे पहले तो वही वो सोच वाली बात है। देखो भाई आपने कोई फोन खरीदा है 10,000 20,000 50,000 का, राइट। ठीक है, कोई लैपटॉप खरीदा है 50,000 का 40,000 1 लाख रुपए का, टीवी खरीदा हुआ है महंगे महंगे, तो आपके लिए तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू भाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे जो ये कैमरे या माइक लगे हैं, कैमरा 50,000 1 लाख 2 लाख रुपए का, हम्म। ठीक है, तो उसकी मतलब परचेज है वो तो बहुत ज्यादा है। हम्म। अब इंसान के मन में क्या है कि भाई मैं इसको 1 लाख रुपए का खरीदा हुआ फोन 50 रुपए में कैसे दे दूं? कैसे दे सकता हूँ? भाई 50 रुपए और 1 लाख, कितना मेजर डिफरेंस आ गया। बिल्कुल। पर पर क्या करे, उसकी वही वैल्यू है, उसके अंदर जो मेटल ही निकलना है और मेटल की उतनी वैल्यू है। हम्म। इस सोच की वजह से हम अपने घरों में ही रखे रखते हैं बिल्कुल, ये सारी कॉमन चीजें। है। तो आप अगर कुछ निकालते भी हैं तो या तो जब आप शिफ्टिंग के समय पे अपने क्या कहते हैं पंखे कबाड़ी वाले को दे देते हो, राइट। और कबाड़ी वाला भी उस पंखे का क्या करता है, वो ले जाता है, वो अपने यहीं पे तोड़ देता है उसको, या फिर आप अपने घर के एसी क्या कहते हैं कबाड़ी वाले को दे देते हो, और वो एसी वो कबाड़ी वाले अपने यहाँ ले जाता है, वहीं तोड़ देता है, उसके अंदर से हार्मफुल गैस निकल रही है, वो उसको जला रहा है, उसकी गैस अलग निकल रही है, तो और ज्यादा इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है उससे। मतलब अपने ई वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है ये किसी को पता ही नहीं है। तो जैसे हमारा ही एक सही प्लेटफॉर्म है, हमें आप दे सकते हैं ई वेस्ट, तो हम आपके यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाते हैं, उसको एक सही जगह पे ले जाके रिसाइकल किया जाता है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फैसिलिटी के अंदर ही। पर बात ये है कि लोग करना ही नहीं चाहते, पता नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ई वेस्ट के बारे में, नॉलेज भी नहीं है, और मैं नॉलेज भी कहता हूँ नहीं है, माइंडसेट भी नहीं है, कहीं ना नहीं है, कहीं माइंडसेट भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाह रहे। करना भी नहीं एक चाहते। बहुत बड़ी बात जो आपने अभी जस्ट रिपीट की कि 1 लाख का अगर हमने फोन लिया है, 50 रुपए में उसे बेच नहीं सकता हूँ, नहीं बेच कभी नहीं सकते। बेच सकता, वो हर्ट अलाउ नहीं करेगा, हाँ, भले वो मेरे घर में पड़ा पड़ा रहे रहे 10 साल और तक, वो पड़ा रहेगा। वो पड़ा रहेगा वो ऐसे ही। भाई आपके जो आपको पुराने अपने वो नोकिया या सैमसंग वाले कीपैड वाले हाँ, छोटे छोटे फोन चलते बिल्कुल, थे, आज क्या काम है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं फिर है, भी घरों में पड़े होंगे पड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल। कि भाई 20-30 रुपए में कैसे इसको बेच दें, वो कह रहे हैं हमारी हमारी सेंटिमेंटल वैल्यू से ज्यादा है उसकी। वो आप पर डोनेट भी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते। पर आपको इससे बड़ी बात एक मैं बताऊं, ये करके ना आप सिर्फ उसको रोक नहीं रहे हो, जो ज्यादा बड़ी बात है वो मॉनेटरी की भी नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी बात है कि भाई हम अपने लिए क्या हार्म कर रहे हैं। जो वो रेयर मेटल अपने पास आप रख रहे हो, अब भाई नया तो दोबारा बनना ही है, उसके लिए दोबारा डिग करनी पड़ेगा, बिल्कुल, हमको दोबारा भी एक्सट्रैक्ट करके मेटल्स निकालने ही है, तो उससे ज्यादा हार्म हो रहा है हमारे फ्यूचर के लिए। क्या बचेगा आज से 50 या 60 साल या 70 साल बाद, आप उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? सारे रिसोर्सेज तो आप आज खुद ही यूज कर ले रहे हो, रिसाइकल आप करना नहीं चाह रहे, तो कल कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आप कल के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हो तो आज आपको रिसाइकल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सब कुछ खत्म ही कर दोगे। बिल्कुल, ये कोई नहीं सोच रहा है। सब सिर्फ consume पैसा करके। सब कुछ नहीं है, आपको सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए आज रिसाइकलिंग पे जाना ही पड़ेगा, जो है उसको रिसाइकल करना ही पड़ेगा। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, हाँ हमारी डिमांड अनलिमिटेड जरूर है, Right. देखो ये भी चाहिए ये भी चाहिए, आजकल Right. सब लोग पैसा कमाते हो तो उनको पैसा कमाते ही फोन चाहिए, हाँ, 1 साल में रिपीट करना है, 2 गाड़ियां फोन बदलनी चाहिए, है। लैपटॉप चाहिए, सब कुछ रिपीट करना है। पर इतना सामान कहाँ से आएगा भाई, धरती के अंदर वो तो लिमिटेड ही है रिसोर्स, बिल्कुल। तो ये कोई नहीं सोचता। सचिन भाई, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको ऐसा मौका मिले एक दिन के लिए हम्म कि यू हैव द राइट
कि आप हाउस होल्ड में एक बेसिक चेंजेस कर सकते हो, आपको ये वरदान मिल गया भगवान से कि आप क्या पूरे 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 घर में, पूरे इंडिया के अंदर आप हाँ। सबके घर वालों में ये एक मैसेज डाल सकते हो, हम्म। ये चेंजेस ला सकते हो, वो कौन सा चेंज होगा? ये यार बेसिक 3 चीजें अलग क्या कहते हैं कंपलसरी हो जाएंगी कि इंसान के बिहेवियर माइंड में चली जाए कि भाई ये 3 चीज अलग ही डालनी है। इंडिया से वेस्ट ही खत्म हो जाएगा। रिसाइकलेबल अलग, वेट अलग, किचन वेस्ट जिसको बोलते हैं, और हजार्डस अलग। किचन वेस्ट पूरा कंपोस्ट हो जाना है ऐसा कैसा, रिसाइकलेबल सारा रिसाइकल हो जाना है, और जो हजार्डस है वो इंसिनरेट हो जाना है। जीरो वेस्ट पे पहुंच जाओगे आप सीधा। बिल्कुल जीरो वेस्ट पे। और सस्टेनेबल फ्यूचर अलग, पोल्यूशन अलग खत्म, हर चीज का सोल्यूशन मतलब घर बैठे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसके लिए सबको करना पड़ेगा, 2-4 लोग करने से कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल, ये हर किसी को ये सोच अपनानी ही पड़ेगी। हर किसी के लिए है ये। अब जब बात हर किसी की हो रही है तो मैं एक बार ऑडियंस के कुछ फ़ायदे की बात कर दूं, और मैं चाहूँगा कि हमारे हर ऑडियंस जो इसको देख रहे हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर, अभी तो क्योंकि आपकी सर्विस दूर तक नहीं है, आने वाले टाइम पे ज़रूर हम दूर में भी कैटर करेंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हाउ दे कैन मेक मनी फ्रॉम देयर स्क्रैप, उनका एक प्रोसेस आपकी स्क्रैप बडी है, स्क्रैप बडी पे वो ईजिली पैसा कैसे बना सकते हैं, अपने घर के वेस्ट को बेचो और पैसा कमाओ, जिसका आपने प्रोसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आई बिलीव आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रैप बडी पे आपको जाना है, आपको रजिस्टर करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, आपको बहुत ईजिली एक एड्रेस डालनी है, उस एड्रेस के बाद आपको क्वांटिटी फाइनल करना है, आपको पिकअप वहाँ पे स्केड्यूल हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग आपकी टीम वहाँ जाएगी और उनको पे कर देगी। एक मतलब बच्चों की ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हो जाती है ये। बिल्कुल। हम तो कॉलेज और स्कूल्स में आजकल ऑफर कर रहे हैं, उनको बड़ा पसंद आ रहा है। जो फिर कॉलेज के जो क्लब होते हैं, इको सोसाइटी वगैरह, वो अपने कॉलेज का सारा स्क्रैप इकट्ठा करके हम लोग को देते हैं कि इससे हमारी फंडिंग ही आ गई, हमारी क्या कहते हैं एक स्पॉन्सरशिप निकल गई। हाँ बिल्कुल। स्कूल है, स्कूल बोलता है कि हमारा एक प्रॉपर एक वो हो गया, एक इनकम सोर्स आ गया अलग से, भाई इसके बदले में हम बच्चों को कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा बनवा के दे सकते हैं। जो सारा वो पहले वेस्ट में जा रहा था, अब उसकी उनको एक मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, तो कुछ ना कुछ फायदा सबको अलग तरीके से हो ही रहा है। बिल्कुल। कितने सारे मेरे को पता है, जैसे जो हमारे आसपास के हैं बच्चों के उन्होंने बांध दिया है कि स्क्रैप से जो आएगा वो तुम्हारी वही तुम्हारी पॉकेट मनी हो जाएगी। तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता है उस चीज में। या फिर सिर्फ वो वाली बात नहीं है, पर एक पैसा तो आपके एक एक्स्ट्रा ही रहना, फेंकने से अच्छा है यार। और कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट की भी हेल्प वो तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, नंबर 1 पर तो वही है, पर लोगों को मॉनेटरी टर्म्स पे तो समझाना ही पड़ता है एक बार के लिए। बिल्कुल। रिसाइकलिंग की जब सारी बातें हो रही हैं सर, रिसाइकलिंग में एक मैं मिथ कह सकता हूँ या फिर एक काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन भी है हमारी जनरेशन में। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। रिसाइकलिंग इज आल्सो अ प्रोसेस जहाँ से पॉल्यूशन इवॉल्व हो रहा है। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जहाँ से हम पॉल्यूशन को बचा रहे हैं, बट क्या ऐसा भी होता है कि रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी पॉल्यूशन निकल रहे हैं या नहीं होता होते हैं? क्योंकि देखो रिसाइकल में रिसाइकल क्या होती है, किसी भी चीज को गला देना, पेपर को दोबारा गला देना, प्लास्टिक को दोबारा गला देना, मेटल को दोबारा गला देना। ठीक है। उससे जो धुआं उठता है, देखो गलत रिसाइकलिंग भी होती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा है, जो अनऑथराइज्ड होते हैं, जो लोकल अभी आप मान लो किसी कबाड़ी वाले को देते हो गए जो, हाँ ठीक है। बट अगर एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फैसिलिटी में हो रहा है तो वहां पे एक प्रॉपर एयर प्योरीफायर होगा, सारा पूरा प्लांट होगा, जिससे कि वो धुआं बाहर नहीं जा रहा, वहीं पे फिल्टर हो रहा है, उसका सारा कुछ वहीं जमा हो रहा है। तो एक्चुअल में हाँ, पर फिर आप बोलोगे कि भाई पर उस ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा खर्च हुआ, वहां पे काम करने में जो एनर्जी लगी, वो भी पोल्यूशन को लीड कर रहा है, वो मैं मान लूंगा। पर कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा कि एक नया प्रोडक्ट बनने में कितना होता और रिसाइकल जब आप कर रहे हैं तो कितना हो रहा है। तो सेव आप कंपैरेटिवली कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो हो जाएगा रिसाइकलिंग में, पर कंपैरेटिवली सेव भी बहुत बड़ी चीज है। जीरो तो हो ही नहीं सकता, एनर्जी तो हर केस में लगनी है बिल्कुल, पर कंपैरेटिवली आप बहुत ज्यादा सेव कर लेते हो। सर अभी आपने ये बिजनेस इंडिया में शुरू किया और इंडिया में भी अभी आप दिल्ली एनसीआर को कवर कर रहे हैं, लाइक नियर बाय लोकेशन टू दिल्ली। आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आपके जो स्कोप होंगे वो आप विलेज तक जाना चाहेंगे। हाँ है ना, पूरे पैन इंडिया लोकेशन को कवर करने की कोशिश होगी। माइंडसेट की मैं बात करूं तो सर फिर भी एक टियर 1 सिटी के माइंडसेट को मैं कंपेयर करूं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, तो थोड़ा चेंजेस है। बिल्कुल होता है जी। आपको ये बिजनेस मॉडल कितना वाइबल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ टियर 3 सिटीज जहां लोग कुछ भी मानने को रेडी नहीं है? नहीं, वहां पे तो ज्यादा वाइबल है, ये वहां ज्यादा वाइबल है अगेन, क्योंकि हम जो उनके लिए शायद नॉलेज की
वाले पॉइंट से ज्यादा जी। वाइबल नहीं होगा, बट आप बिजनेस पॉइंट की बात कर रहे हैं ओके, तो उनको मॉनेटरी टर्म्स से ज्यादा वाइबल है। अब ट्रू, एक बंदा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, बिल्कुल, उसको 200 रुपए के कबाड़े से फर्क फ़र्क नहीं पड़ नहीं रहा है, उसको पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं हाँ, करनी वगैरह, ले जा। पर जो जिसकी फैमिली इनकम ही 10-12 हजार रुपए है टीयर 3 सिटी में, उसके लिए 1000-2000 बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए तो 20 रुपए भी बड़ी चीज है। वो तो मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया, उसको लग रहा है कि उसके बदले में 1 रुपया मुझे मिल जाएगा, सही बात तो है, वो तो रखेगा, वो नहीं फेंकेगा उसको। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस है। ये बहुत कमाल। लेकिन एट द सेम टाइम सर, अगर हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल गाँव, छोटे गाँव तक पहुँचना एक टफ़ भी तो हो सकता है शायद? 60 करोड़ इंटरनेट यूजर हो चुके हैं इंडिया में। हुँ, हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा है, उबर हर कोई चला रहा है, जोमेटो हर कोई चला रहा है, बिल्कुल, तो फिर इसको भी चलाने यूट्यूब में पे कितना कंटेंट प्रोवाइड बहुत अच्छे हो रहे हैं गाँव से, हाँ, तो फिर इसमें कितना समय है, तो ये भी यूज हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आपकी नेक्स्ट 5 ईयर की स्ट्रैटेजीज़ क्या है इस बिज़नेस को लेके? तो नेक्स्ट 5 ईयर में तो देखो, हमको टियर 1 और टियर 2 ही कवर करना है। टियर 1, टियर 2 आपको, ओके, हाँ, आप 10 इयर्स बोलोगे तो हम टियर 3 तक भी पहुंचेंगे उसमें। ओके, तो 5 ईयर में तो टियर 1 भी अगर, अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है, 70-80% कूड़ा तो टियर 1 ही जनरेट कर रहा है। ये भी सही बात है, बिल्कुल, भाई जो टियर 3 है वो तो जनरेट ही कुछ नहीं करता। हाँ, उनके तो भाई यूसेज ही बहुत कम है, दिन में 50 चीजें आप यूज करते हो, वो नहीं करते। वो नहीं कर रहा है, चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक, अमेजोन के ऑर्डर्स, भाई महीने हर चीज़ें, भाई 10 साल में 10 बार शॉपिंग आप करते हो, वो नहीं वो करते नहीं हैं, कर रहा है। वो तो 2 साल में एक बार करते हैं। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। एसीपी में ज़्यादा बात है क्योंकि टियर 1 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं पॉल्यूशन भी वहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। कार की बात कर लूँ, कार भी अगेन आपके पास वही टियर 1 ऑप्शंस में ही हैं। टियर फिर 1 में बहुत ज़्यादा है, टियर 3 सिटीज़ में बहुत ही कम है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टियर 1 में बहुत ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम शायद टाइम के साथ हों बट तब तक शायद बहुत लेट हो जाए, बहुत लेट हो जाएगा। बहुत लेट हो जाए। एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन की मैं बात करूँ सर, कि आपने इस इंडस्ट्री में इतना टाइम दिया और क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रैप कलेक्ट करने की नहीं है, ये कहीं न कहीं आप एक माइंड भी रीड कर रहे हैं। हर यूज़र आपके पास आ रहा है, हर टाइप के यूज़र्स आपको मिल रहे होंगे। तो जब आप एक डिफरेंट माइंड के साथ में डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व करने को मिलती है जो बहुत फ़नी मोमेंट होता है और कभी-कभी ऐसा लगता है यार कैसे लोग हैं? कैसे-कैसे लोग हैं? तो कोई ऐसा एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो आपने ऑब्ज़र्व करा हो लोगों को देख के या लोगों से बातें करके, आपको लगा हो कि यार इन लोगों को ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट कर रही हैं? नहीं, थोड़ा सा मैं इसके अंदर उल्टा वाला बताता हूँ। जिनको पता चलता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हाँ, हाँ। कि रिसाइकिल कर रहे हैं, तो फिर उनको लगता है कि सब कुछ ही हो सकता है। अच्छा, तो फिर हमारे पास बहुत सारे वो आते हैं कि भाई आप लकड़ी भी ले जाओ, अच्छा। भाई गेट है, अलमारी है, ओके, तो कहा, यार वुड रिसाइकल नहीं होती और हाँ। जलाने की परमिशन क्या कहते हैं सरकार नहीं देती। तो ट्रू, ये बड़ा फिर वो आ जाता है मिसकंसेप्शन कि भाई अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तो वुड भी होती है, और ये लोग भी अड़ वेस्ट जाते हैं है। इस बात पे कि भाई वुड तो रिसाइकल होती है, सबसे पहले होती है, वो तो वुड रिसाइकल नहीं हो सकती। ये मुझे अपनी सोसाइटी की भी कुछ कहानियाँ याद आती हैं। तो जनरली बहुत से लोग हैं जो किचन में गेट नहीं चाहते हैं और हाँ, वो जनरली वो गेट को हटवा देते हैं वहाँ से। आजकल ओपन किचन का बहुत ज़्यादा हाँ, ट्रेंड है। बट क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गेट को बेच के दे कैन मेक सम मनी, मैंने देखा है अपनी सोसाइटी की भी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ आस-पास मैंने देखे हैं 3-4 फ्रेंड के घर गया हूँ, उन्होंने गेट अलग खोल के रखा हुआ है। मैंने कहा हम्म, क्यों? कह रहे इसको मुझे बेचना है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको बेचूँ। तो ये जो आप वुड की बात बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत कॉमन होगा, हाँ, बहुत कॉमन है। बहुत से लोग हैं जिनको लग रहा है कि हाँ, ये हाँ, चीज़ें भी हो वुड जाएँगी। रिसाइकल हो जाता नहीं होता। आपके साथ जो एक मेजर चैलेंज आता होगा वो मुझे लगता है कहीं न कहीं क्लोथिंग पे भी आता होगा, हाँ, क्लोथिंग पे है ना? भी है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये क्लोथिंग एक बहुत हम्म, बड़ा वेस्ट है जो घर में पड़ा हुआ है। तो दे वांट यू कि आप इसे भी ले जाओ, हाँ, ऐसा ज़रूर होता तो होगा। क्लॉथ एक्चुअली रिसाइकल होता है, जी। हर तरीके का नहीं होता। कॉटन जैसे रिसाइकल हो हुँ, जाता है, पर कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते। हुँ, तो अभी हम इस चक्कर में सिर्फ क्लॉथ पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ओके। उसको वहीं पे सेग्रीगेट करके देखना कि भाई हुँ, ये कॉटन वाला है तो ये हम ले जाएंगे, ये इस पैटर्न का है, ये रिसाइकल नहीं हो सकता तो इसको हम नहीं लेके जाएंगे। हुँ, जैसे कि पॉलिएस्टर रिसाइकल नहीं हो सकता, लेट्स से। तो कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, पर जो कुछ नहीं होते वो भी आजकल अब साइक्लिंग के लिए यूज होने लगे हैं। जैसे कि उनको श्रेड करके बॉक्सिंग बैग में भर दिया जाता है, हुँ, हुँ, सोफों के अंदर भरने लग गए हैं। हुँ, तो वो रिसाइकल नहीं हो रहा है बेसिकली, पर वो अपसाइकल के लिए आजकल यूज होने लग गया है। ओके। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं एक बिगेस्ट मिस्टेक की बात करूँ सर, यू हम्म, स्टार्टेड स्क्रैप बडी, बहुत ही अच्छे से आप चला रहे हैं, आपने बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी किया और आज के टाइम पे बहुत अच्छी एक ब्रांड बनी हुई है ये पूरे मार्केट में। व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव मेड
in starting Scrap Buddy, I could say? हाँ, तो ये बड़ी अच्छी वो है मिस्टेक। अगर मैं कहूँ तो हमसे जो ये हुई है, हमने लोगों को ये बोल दिया कि हम आपको पैसे दे रहे हैं इसलिए हमें कबाड़ दो। Okay. ये गलती हुई मुझसे, जो मेरे को लगा था कि लोग मॉनेटरी वैल्यू की वजह से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, बट नहीं। ऐसा नहीं अगेन होगा। वही, जो बंदा टीयर 1 में आज एक एवरेज सैलरी भी 25-30 हज़ार रुपए की तो है ही, बिल्कुल ठीक है, तो उसको 100 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। एक्चुअली में जो है हमारा बिजनेस है या फिर हम कर रहे हैं, उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है। आपको इन्वायरमेंट के लिए करना है, ना कि उस 50 या 100 रुपए के लिए। तो शायद ये बहुत बड़ी गलती रही कि हमने इसको प्रमोट किया या बोला कि हम पैसे दे रहे हैं इसलिए दे दो। नहीं, हम रिसाइकल कर रहे हैं इसीलिए प्लीज ऐसा करो। ये होना चाहिए था। थोड़ा सा आपने ये लोगों की अच्छाई करने के चक्कर हाँ, में ऐसा लग रहा है कि लोग शायद इसे समझ नहीं पाए। स्क्रैप बडी एक बहुत ही यूनिक बिजनेस है। मॉडल की मैं बात करूँ, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है, बाकी सारे बिजनेस मॉडल से कहीं ना कहीं डिफरेंट। इसमें एक बाकी बिजनेस में कहा जाता है कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वो बहुत ज़रूरत होती है राइट डाउन करने की, एंड उसके बेसिस पे वी कैन वर्क फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस मॉडल में एक कस्टमर फीडबैक कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। और रेफरल बहुत आता है। ओके। मैं आपको बताऊँ, शुरुआत में मैं अपना खुद वाले बता रहा हूँ, जब मैं शुरुआत में खुद पिकअप करने गया स्टार्टिंग के 1 हफ्ते 10 दिन, तो जैसे मैं एक फ्लैट में गया तो वो बता देते थे कि अच्छा भैया वो हो तो इनको भी देना है, इनको भी देना है, इनके पास ही पड़े, इनके पास ही पड़े। लोगों के पास है ही नहीं निकालने के लिए कुछ भी। फाइनली जिसके मन में भी है ना कि भाई मुझे कूड़े में नहीं फेंकना, मुझे एक सही जगह पे देना है, बिल्कुल, उसके पास भी ऑप्शन ही नहीं है करने का। क्योंकि जो गेटेड कम्युनिटीज हैं वहां पे तो एक लोकल कबाड़ी वाला भी नहीं जा सकता। सही बात है। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि क्या क्या करे। तो इसलिए फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब अच्छा, आप जिसने बुला लिया उसके टाइम की वैल्यू है भाई, बिल्कुल। उसने इस चीज के लिए टाइम निकाला है, तो उसको वो सर्विस सही समय पे मिली कि नहीं मिली। हमारे जो लोग गए उन्होंने उनके साथ सही बिहेव किया कि नहीं किया, क्योंकि ये वो वाला नहीं है कि पकड़ाए और आ गए। यहाँ पे 3-4 मिनट लगते हैं, उसको वेट करना पड़ता है, फिर उस हिसाब से पैसे बना के देता है उसको। कोई स्टैंडर्ड बिल्कुल एक चीज नहीं है। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो अगली बार उसको याद रहेगा कि हाँ एक अच्छी सर्विस एग्जिस्ट करती है। कोई और किसी और ने पूछ लिया, कहीं गया हुआ है तो ये क्या कबाड़ का ढेर पड़ा हुआ है, तो स्क्रैप बडी को बुलाओ। नाइस। तो हाँ, मैटर तो करता है बहुत ज्यादा। एक गेटेड कम्युनिटी की आपने बात की सर, ये बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। बहुत सी सोसाइटीज हैं जो गेटेड कम्युनिटी हैं और दे हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। वो अलाउ नहीं करते लोगों को अंदर आना। स्क्रैप बडी हो या फिर काफ़ी स्क्रैप के कोई भी हो, उनको वो अलाउ नहीं करते। उनके पास फिर टाइमिंग का एक पंगा है कि आप 6 के बाद नहीं जा सकते, मॉर्निंग 9 से पहले नहीं जा सकते, यू हैव द पर्टिकुलर टाइम सेट। उस टाइम सेट की प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एक्चुअली इन ऑफिस, उस टाइम पे नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इस चैलेंज को आप कैसे ओवरकम करते हैं? नहीं, यूजुअली अगर आपको अंदर से परमिशन मिल जाती है, रेसिडेंट खुद बोलते हैं कि भाई भेज दो, तो दे अलाउ। हाँ, आप रैंडमली जाना चाहते हो तो फिर हम वो सोसाइटी कोलैबोरेशन करते हैं, जिसमें सोसाइटी हमें फिर एक पर्टिकुलर टाइम या डे दे देती है कि इस दिन आके आप कर लेना। तो वो परमिशंस का थोड़ा सा रहता है, बट हो जाता है। बड़ी वर्क। सर, इन जस्ट 5 to 10 seconds, why should everyone care about recycling? If you want to leave something for your children, grandchildren, then you should care for recycling, otherwise don't. अपने फ्यूचर के लिए आपको सोचना पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ बचेगा ही नहीं भाई। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। एंड बिफोर वी एंड आवर शो, मैं एक मैसेज चाहूँगा जो आप हमारी कम्युनिटी, हमारे पूरी यूथ जनरेशन को दें। अ स्मॉल काइंड ऑफ 1 minute or 2 minutes ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू प्रोवाइड। तो एडवाइस कुछ नहीं, एडवाइस तो सिर्फ इतनी ही है, या फिर इतना ही सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करो यार। हर हम सोचते हैं कि हमारे इतने से जेस्चर से क्या होगा या क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने अगर कहीं पे भी पानी की बोतल खरीदी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी है, तो उसको रोड पे मत फेंको। ये वही, मतलब आप बोलोगे कि हर कोई ये बात कर रहा है, पर फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे छोटी से छोटी चीजें मैटर करती हैं। हम चलते चलते चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं, वो फाड़ा हुआ ऐसा फेंक ही देते हैं, आज भी फेंक रहे हैं। वो नहीं करना है उसको। जापान में कितना अच्छा क्या कहते हैं मॉडल चलता है। जापान में आप देखोगे वो लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो अपना सारा कूड़ा अपने बैग में भरते हैं वो, और अपने साथ लेके आते हैं कि हम वहां जाके फिर प्रॉपर इसको डिस्पोज करेंगे। कहीं पे वो डस्टबिन में भी नहीं फेंक रहे हैं, वो अपने साथ रख ले रहे हैं। तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लेवल पे कुछ होगा तो ही काउंट होगा, या फिर आप ये सोचो कि भाई वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। नहीं, अपनी तरफ से शुरू करो, धीरे धीरे देख के ना देख के बदलाव आएगा और सब कुछ सुधरेगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। Thank you so much, sir. Thank you so much for coming Thank to our show. It was amazing conversation and really wish good luck and many more wishes for Scrap Buddy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting.